हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 1500 सीरीज़ का पार्ट 39। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं और आपकी आज वीडियो की लंबाई भी काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर वस्तु में ऊर्जा हो सकती है, संवेग हो सकता है, चाल हो सकती है, वेग हो सकता है। बात करें इंग्लिश में, अ बॉडी एट रेस्ट में हैव एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, एक बॉडी जो कि क्या है, रेस्ट में है, तो देखिए उसमें वेलोसिटी नहीं हो सकती, स्पीड भी नहीं हो सकती, मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसमें क्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, उसमें ऊर्जा हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक बॉडी है जो कि क्या है, रेस्ट में है, तो उसमें वेग तो हो नहीं सकता, अपने आप चली जाए, ना ही स्पीड हो सकती, रुकी हुई है रेस्ट में। संवेग भी नहीं हो सकता, मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, तो वेलोसिटी नहीं हो सकती, और ऊर्जा उसमें हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग को n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी n गुना, 2n गुना, रूट में n गुना या n स्क्वायर गुना। बात करें इंग्लिश में, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज n टाइम्स, 2n टाइम्स, रूट में n टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, P इक्वल्स टू रूट में 2m ही होता है। हमने यहाँ से अंडर रूट हटाया, यहाँ आया स्क्वायर, तो हमने E क्या लिख दिया, पी स्क्वायर, 2m आ गया नीचे। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया है E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोमेंटम को कितना माना है, n माना है, p नहीं माना, कितना माना है, n माना है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और हमने p को क्या माना है, n माना है, यानी n स्क्वायर। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, और संवेग को कितना माना है, n माना है, तो n स्क्वायर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्व किलोग्राम का एक बम विस्फोट में पश्चात 4 किलोग्राम व 8 किलोग्राम के दो भागों में विभक्त हो जाता है। 8 किलोग्राम का पिंड का वेग 6 मीटर पर सेकंड है, दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, अ बॉम्ब ऑफ 12 kg explodes in two pieces of masses 4 kg and 8 kg. The velocity of 8 kg masses is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी है, तो वहां जाके आप देख लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है एम ए वी ए इक्वल्स टू एम बी वी बी कर दो, यानी मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ बी पार्टिकल यानी दूसरे पार्टिकल का मास, और वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल।
तो देखिए मास आपको दे रखा है फर्स्ट वाले का कितना है 4 इंटू वी हमें फाइंड करना है। बात करें दूसरे पार्टिकल का मास कितना है 8 इंटू वेलोसिटी कितनी है 6। अब देखिए 4 से काट दीजिए 2 टाइम्स 2 इंटू 6 12, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 12 निकल के आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमसे बोला है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास कितना होगा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए मास हमें कितना दे रखा है 4 और वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली 12, तो हाफ एम वी स्क्वायर। मास है 4, वी की वैल्यू पुट कर दो 12 का स्क्वायर 144 अपॉन में 2 से कट गया 2 टाइम्स 144 इंटू 2 कितना आएगा 288। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 288 जूल। आई होप आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले को ढंग से समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपको वी ए फाइंड करना पड़ेगा और वी ए जब फाइंड कर लोगे तब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम व 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, इनके रेखीय संवेगों की निष्पत्ति होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitudes of their linear momenta is। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट भाई रिलेशन है, आप इसको याद कर लीजिए। P इक्वल्स टू क्या होता है रूट में 2me। कभी आपसे E का रिलेशन इससे पूछेगा, M का पूछेगा, तो आप इसको ढंग से याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमसे फाइंड क्या करवा रहा है, लीनियर मोमेंटा का रिलेशन, रेशियो। तो देखिए लीनियर मोमेंटा का रेशियो क्या हुआ, P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है रूट में 2me ये होता है। अब देखिए इक्वल दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें E से कोई लेना देना है नहीं, हमें लेना देना है मास से। तो देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में m, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि P क्या आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके रूट में m क्या आ रहा है। अब देखिए मास का रेशियो दे रखा है 1/4, वो भी किस में होगा रूट में होगा। तो देखिए 1 का 1 ही होगा, 4 का क्या होगा √2 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 1:2। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले को ढंग से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मैं एक बार रिलेशन लिख देता हूँ, P इक्वल्स टू रूट में 2me, E हमें दे रखा है इक्वल, तो मास के क्या आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी P रूट में मास कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 1/2 आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी 50%, 100%, 125%, 25%। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। बात करें इंग्लिश में, if the linear momentum is increased by 50%, kinetic energy will increase by 50, 100, 125, 25। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। देखिए जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछें तो सबसे पहले 100 का उसमें ऐड करिए। 100 प्लस कितने परसेंट है 50 है, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो 150 हुआ है उसमें से 0 काट दो, यानी 0 क्या कर देंगे हटा देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 225। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमने 100 रुपये दिए हैं तो 100 माइनस भी तो करने पड़ेंगे, तो इसमें से कर दो 100 माइनस, तो कितना निकल के आएगा 125 निकल के आएगा। ये इसी पर लागू नहीं होगा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पे ये वाली ट्रिक अप्लाई होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए।
तो आप मेरे साथ इस ट्रिक को अप्लाई करिए। सबसे पहले करेंगे ऐड 100 + 50 150, एंड से हटा दिया 0, 15 का कर दिया स्क्वायर 225, 100 दिए हैं तो 100 माइनस करने पड़ेंगे 125%। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में संरचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। बात करें इंग्लिश में, द एनर्जी स्टोर्ड इन वाउंड वॉच स्प्रिंग इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, स्थितिज ऊर्जा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की चाल को 3 गुना करने पर इसे रोकने के लिए दूरी को करना पड़ेगा। कितने गुना करना पड़ेगा? 3, 6, 9, इनमें से कोई नहीं। बात करें इंग्लिश में, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ मोटर कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाई 3, 6, 9 या नन ऑफ द अबव। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। बाकी के दोनों ऑप्शन आप ऊपर देख सकते हो, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। क्या होता है? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अब देखिए यू को कितना कर दिया है, 3 गुना, यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, यानी 9 गुना हो जाएगा। आई होप आप इस रिलेशन को पहले से ही जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप आज देख लीजिए क्या होता है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो देखिए हम यू कितना देर का है, 3 गुना, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग को दुगना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दुगनी, आधी, 4 गुना, अपरिवर्तित। बात करें इंग्लिश में, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 2 टाइम्स, हाफ, 4 टाइम्स, 1 टाइम। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी कितना कर दिया गया है, 2 टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर। मास वगैरह से हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल वेलोसिटी को कितना किया है, 2 टाइम्स किया है, ट्वाइस किया है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 4 गुना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी है वो कितना कर दिया गया है, 2 टाइम्स वेलोसिटी, यानी 2 का स्क्वायर 4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशा में स्थितिज ऊर्जा घटती है? स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर, स्प्रिंग को खींचने पर। बात करें अदर ऑप्शन, किसी पिंड के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध गति करने में, या ऑप्शन डी जल में वायु के बुलबुले को ऊपर उठाने पर। बात करें इंग्लिश में, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ऑन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, ऑन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, ऑन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, या ऑप्शन डी ऑन द राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा।
तो देखिए जब भी आप कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बट हमसे पूछा है डिक्रीज कब होगी, तो डिक्रीज आपकी होगी ऑन द राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो जब हम जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठाएंगे तब क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंदूक से गोली दागी जाती है, यदि बंदूक पीछे की ओर गति करने हेतु स्वतंत्र हो तब बंदूक की गतिज ऊर्जा होगी गोली से कम, गोली से ज़्यादा, गोली के समान अथवा कम। बात करें इंग्लिश में, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इफ द राइफल रिकॉइल्स फ्रीली देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज लेस देन दैट ऑफ द बुलेट, मोर देन दैट ऑफ द बुलेट, सेम एज दैट ऑफ द बुलेट, या ऑप्शन डी इक्वल और लेस देन दैट ऑफ बुलेट। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, लेस देन दैट ऑफ बुलेट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो मास का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आ रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में m, यानी मास के क्या आ रहा है, इन्वर्सली आ रहा है। यानी मास ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो मास कम। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो बंदूक का जो मास है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, गोली के मास से, और गतिज ऊर्जा गोली से क्या होगी, कम होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, गोली से कम। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान नहीं बदलता है, घटता है, बढ़ता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। बात करें इंग्लिश में, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स द सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज अप टू लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए जब हम जाते हैं इक्वेटर टू पोल तो जी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। और यदि हम पोल टू इक्वेटर जाएं यानी उल्टा जाएं तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है इक्वेटर टू पोल, तो हम इंक्रीज करके आएंगे, डिक्रीज नहीं करके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, बढ़ता है। डिस्कस करें आगे, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ता है, और ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो घटता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी हम टिक करके आएंगे, बढ़ता है। डिस्कस करें आगे। गुरुत्वीय बल न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा तथा किसी भी ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इंग्लिश में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट इक्वेटर, पोल्स, अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड एनी पोल, नन ऑफ दीज। वीडियो पॉज करिए और राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम का होता है, इक्वेटर पे होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो गुरुत्वीय बल न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। डिस्कस करें आगे। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, एफ जी उसके तल पर गुरुत्व त्वरण है, तो पृथ्वी का मध्य घनत्व क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, देन मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज, ऑप्शन आपके सामने गिवन है
वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है 3g/4πrg। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चंस के लिए, तो आप इसको देख लीजिए। इससे कई बार क्वेश्चन में रिलेशन पूछे जा चुके हैं कि मेन डेंसिटी और आर का रिलेशन कितना होता है, स्मॉल जी का रिलेशन कितना होता है, कैपिटल जी का रिलेशन कितना होता है। तो आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। डिस्कस करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु के भार क्रमशः W1, W2, W3 हैं। तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, कंडीशन आपको दे रखी है। बात करें इंग्लिश में, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन सी लेवल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन आर W1, W2 एंड W3 रेस्पेक्टिवली। देन आपको कंडीशन दे रखी है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो कंडीशन आपकी जो ए है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा जब हम कोयले की खान में जाएंगे, यानी हम नीचे जाएंगे या हम ऊपर जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या करती है, घटती है। तो इसलिए W1 भी कम होगा, W3 भी कम होगा। किससे कम होगा, सी लेवल से कम होगा, क्योंकि सी लेवल क्या है, बीच का है। इससे ऊपर क्या है, पर्वत है। इससे नीचे क्या है, कोयले की खान है। यानी ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, जी की वैल्यू होगी कम होगी। और सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/80 भाग है। यदि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो चंद्रमा के तल पर इसका मान कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स मास इज 180 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। If G represent the acceleration due to gravity on the surface of Earth, that on the surface of the moon is। ऑप्शन आपके ऊपर है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ऑप्शन आपके ऊपर है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुके हैं। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो फॉर्मूला क्या होता है, G=GM/r²। आई होप आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, G=GM/r²। अब देखिए मास आपको कितना दे रखा है, 180। आर कितना दे रखा है, 1/4, यानी 1/4 का स्क्वायर। 4 चला जाएगा ऊपर, यानी 16/80। तो 16/80 1/5 और जी कितना आ जाएगा आपका निकल के, G/5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आई होप आपने यही ऑप्शन टिक किया होगा। मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ। G=GM/r²। मास पुट कर दो 180, आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू पुट कर दो 1/4, ऊपर चला जाएगा 16, काट दो G/5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या r, कोणीय वेग ओमेगा तथा ध्रुवों पर g का मान Gp है। अक्षांश λ=60 डिग्री पर g का प्रभावी मान कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, r is the radius of the earth and omega is its angular velocity. Gp is the value of g at poles. The effective value of g at the latitude λ=60 डिग्री will be equal। ऑप्शन आपके सामने गिवन है।
वीडियो पॉज करिए और इसको राइट आंसर सोचिए इसका क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ए आपका करेक्ट क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब देखिए जी पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 60 की, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस में 60 कितनी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो जी पी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ग्रहों के व्यासों के अनुपात 4:1 तथा माध्य घनत्वों में अनुपात 1:2 है। उनके ग्रहों पर गुरुत्व त्वरण का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द डायमीटर्स ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 4:1 and their mean density in the ratio 1:2. The acceleration due to gravity on the planets will be in ratio. ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू 4/3 कैपिटल जी पाई आर डेंसिटी। क्या होता है फॉर्मूला, जी इक्वल्स टू 4/3 कैपिटल जी पाई आर और डेंसिटी। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है स्मॉल जी का। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, G1/G2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो डेंसिटी है उसका रेशियो और जो रेडियस है उसका रेशियो। अब जो डेंसिटी का रेशियो आपको पता होगा कितना दे रखा है 1/2, तो 1/2 और रेडियस का रेशियो 4/1, 2 से 4 2 टाइम्स, तो 2/1 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमें क्या फाइंड करना है G1/G2। तो देखिए डेंसिटी का रेशियो और रेडियस का रेशियो, डेंसिटी का रेशियो 1:2 और रेडियस का रेशियो 4:1, 2 से 4 2 टाइम्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 2:1। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 2:1। डिस्कस करें आगे। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग दुगना कर दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव पर जी का मान दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 0 हो जाएगा। बात करें इंग्लिश में, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द नॉर्थ पोल डबल्स becomes half, remains same, becomes 0। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कभी आपसे नॉर्थ पोल पूछेगा, कभी आपसे साउथ पोल पूछेगा, कभी आपसे केवल पोल पूछेगा। तो आप हमेशा याद रखना, कुछ भी पूछे नॉर्थ पोल साउथ पोल पोल, तो हमेशा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, रिमेन सेम होगा। क्योंकि पोल पर ओमेगा की वैल्यू कितनी भी कर दी जाए चेंज, यानी 2 गुनी 10 गुनी 20 गुनी, पोल पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता जी की वैल्यू में। तो आप हमेशा याद रखना, पोल पर ओमेगा आप 10 गुना कर दो, 100 गुना कर दो, 500 गुना कर दो, जी पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, वो पहले जैसा ही रहेगा, रिमेन सेम। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, अपरिवर्तित रहेगा। डिस्कस करें आगे। 1 किलोग्राम शक्कर खरीदना कहाँ फायदेमंद होगा? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, 45 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री अक्षांश पर। बात करें इंग्लिश में, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर एट पोल्स एट इक्वेटर एट 45 डिग्री लैटिट्यूड एट 40 डिग्री लैटिट्यूड। इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर आप
कमेंट बॉक्स में देना, मैं उसका जल्द ही रिप्लाई करूँगा। तो सभी भाई लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दें, डिस्कस करें आगे। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर m हो तब चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इफ अ मास ऑफ अ बॉडी इज m ऑन अर्थ सरफेस देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जो मून सरफेस पे मास कितना होगा, m ही होगा। तो आप हमेशा याद रखना, जो मास है आप उसको कहीं भी ले जाओ ब्रह्मांड में, वो m का m ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। चाहे आप उसको मून पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, वो m का m ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार जिसकी लंबाई l तथा त्रिज्या r है एक सिरे पर दृढ़ता से बंधा है। तार के दूसरे सिरे को बल F से खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि l होती है। इसी पदार्थ के एक दूसरे तार को जिसकी लंबाई 2l तथा त्रिज्या 2r है, बल 2F से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। ऑप्शन आपके नीचे है। A wire of length L and radius R is rigidly fixed at one end. On stretching the other end of the wire with a force F, the increase in length is L. If another wire of same material but of length 2L and radius 2R is stretched with a force of 2F, the increase in its length will be। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो पॉज करिए और राइट आंसर सोचिए। मैं एक बार हिंदी में भी दिखा देता हूँ। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्मॉल l कैपिटल FL अपॉन में AY। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल l इक्वल्स टू FL अपॉन में AY। अब देखिए, ए को हम क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो FL अपॉन में पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू वाई। तो देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, FL अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो y है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और पाई से तो हमें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो FL अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिए, जो स्मॉल l है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, f के और l के, और इन्वर्स लिया किसके, r के। अब आप इसको रिलेशन में रख दीजिए। तो L2 अपॉन में L1 कितना निकल के आएगा, एक मिनट, L2 अपॉन में L1 कितना निकल के आएगा, फोर्स के क्या है, डायरेक्टली है, तो F2 अपॉन में F1, कैपिटल L के क्या है, डायरेक्टली है, तो L2 अपॉन में L1, बट जो रेडियस है उसके क्या है, इन्वर्सली है, तो हम करेंगे R1 अपॉन में R2, और रेडियस के क्या है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर का साइन लगा देंगे। अब देखिए, F2 अपॉन में F1 हमें दे रखा है 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो 2F, और जो L2 अपॉन में L1 वो कितना दे रखा है, 2L, तो हम कर देंगे 2 इंटू जो रेडियस है वो कितना आपको दे रखा है, 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन में 4, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपका कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि जो L2 है वो क्या है, L1 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आई होप आप इस फॉर्मूले को ढंग से समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल l इक्वल्स टू कैपिटल FL अपॉन में AY। ए को हम चेंज कर लेंगे पाई आर स्क्वायर में, और आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सभी कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, तो आपको वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। डिस्कस करें आगे। स्टील के लिए त्रोटन बिंदु पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा विकृति क्रमशः दे रखी है।
अंत स्टील के लिए त्रोटन बिंदु पर प्रतिबल होगा। बात करें इंग्लिश में, इन स्टील यंग मॉड्यूलस एंड स्ट्रेन एट ब्रेकिंग पॉइंट आर रेस्पेक्टिवली द स्टेट एट द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर स्टील इज देयरफॉर। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रोटन प्रतिबल का विकृति इंटू यंग गुणांक। क्या होता है, विकृति इंटू यंग गुणांक। ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 0.15 इंटू 2 इंटू 10⁻11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 0.15 आपका कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। और 10⁻11 से कम हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से एक पॉइंट हटा दिया है, तो 10⁻10 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻10 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिकतम प्रत्यास्थता होता है। रबर होता है, कांच होता है, स्टील होता है, तांबा होता है। बात करें इंग्लिश में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस possesses द हाइएस्ट इलास्टिसिटी, रबर, ग्लास, स्टील, कॉपर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है, तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए हाईएस्ट इलास्टिसिटी किसकी होगी, स्टील की होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो अधिकतम प्रत्यास्थता किसकी होगी, स्टील की होगी। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रत्यास्थता पदार्थ के लिए आपको इनमें से करेक्ट रिलेशन बताना है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। बात करें इंग्लिश में, तो आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो करेक्ट रिलेशन इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रिलेशन है। डिस्कस करें आगे। पॉइजन निष्पत्ति का संभव मान होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 0.4। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, -1 से लेके 0.5 तक होती है। कहाँ तक होती है, -1 से लेके 0.5 तक। और -1 के बीच में और 0.5 के बीच में आपकी वैल्यू आ रही है 0.4, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है। तो आप हमेशा याद रखना, जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो -1 से लेके 0.5 तक होती है। डिस्कस करें आगे। यदि स्प्रिंग की लंबाई में एल वृद्धि हो तब हुक के नियमानुसार। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इफ अ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड टू लेंथ एल देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो हुक्स के अनुसार F = KL। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, F = KL। बाकी के अदर ऑप्शन आपके गलत हैं, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक है। डिस्कस करें आगे। निम्नलिखित में से किसके कारण पदार्थ की प्रत्यास्थता प्रभावित होती है। पीटने एवं तापनुशीतन से, ताप के परिवर्तन से, पदार्थ में अशुद्धि से, उपरोक्त में से सभी। बात करें इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हैमरिंग एंड
annealing, changing in temperature, impurity in substance, all of these। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए हैमरिंग एंड एनिलिंग, इससे भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा इलास्टिसिटी। बात करें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इलास्टिसिटी पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इम्प्योरिटी जब हम चेंज करेंगे यानी अशुद्धि मिलाएंगे तो इससे भी इलास्टिसिटी पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यास्थता गुणांक विमीय रूप से तुल्य है किसके? पृष्ठ तनाव के, प्रतिबल के, विकृति के, इनमें से कोई नहीं। बात करें इंग्लिश में, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू सरफेस टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, नन ऑफ दीज। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डायमेंशनली किसके इक्विवेलेंट होगा, स्ट्रेस के होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में तो प्रतिबल के क्या हुआ, इक्विवेलेंट होगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल है विकृति के व्यतक्रमानुपाती, विकृति के अनुक्रमानुपाती, विकृति के वर्गमूल, विकृति से स्वतंत्र। बात करें इंग्लिश में, अंडर इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्क्वायर रूट ऑफ स्ट्रेन, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेन। वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में तो जो प्रतिबल होगा वो क्या होगा, विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द यूनिट्स ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आर, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब ये मत समझना कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भाई मेरा मेन टारगेट यही है, चाहे आपका इजी क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूरे चांस रखता है आने के, मैं वो हर क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात करें हिंदी में तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल व विकृति का अनुपात तुल्य है प्रत्यास्थता गुणांक के, पॉइजन निष्पत्ति के, रेनॉल्ड संख्या के, फुंड संख्या के। बात करें इंग्लिश में, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज इक्विवेलेंट टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, रेनॉल्ड नंबर, फंड नंबर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बात करें हिंदी में तो प्रतिबल व विकृति का जो अनुपात है वो प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दिल से तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 100 सीरीज़ के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।